करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में दूसरी फतह हासिल की। मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में शानदार कारकर्दगी दिखाई। जीत की सबसे अच्छी बात यह थी कि सारे खिलाड़ियों ने अपने रोल के मुताबिक परफॉर्म किया। पाकिस्तान के लिए यह जीत बहुत अहम थी क्योंकि पिछले माह कीवीज ने पाकिस्तान का दौरा मैच से चंद घंटे कबल अचानक मंसूख कर दिया था और वजह बताई थी सिक्योरिटी थ्रेट, जिसका सबूत आज तक पीसीबी को नहीं दिया गया। इसके बाद इंग्लिश टीम ने भी खिलाड़ियों की थकन का बहाना बनाकर दौरे पर आने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने टीम को अपने पैगाम में कहा था कि इस मरतबा परफॉर्मेंस के जरिए अपना गुस्सा रिवायती हरीफ भारत के अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पर उतारिए। अभी तक पाकिस्तानी टीम रमीज राजा के मशवरे के ऐन मुताबिक परफॉर्म कर रही है। पहले ही मैच में टूर्नामेंट की मेज़बान भारत को पहली मरतबा 10 विकेटों से शिकस्त का मजा चखाया और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर दिया। कल स्टेडियम में भी शायकीन ने मैच जीतने के बाद अपनी भड़ास की हुई टीम पर निकाली और सोशल मीडिया पर भी मीम्स की भरमार कर डाली। न्यूजीलैंड की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट की बिना पर पाकिस्तान का दौरा अचानक मुलतवी करने पर शायकीन को बहुत गुस्सा था और गुज़िश्ता रोज़ कीवीज़ की शिकस्त को उन्होंने ज़बरदस्त बदला करार दिया। न्यूजीलैंड वालों ने बताया था कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसका बड़ा अच्छा हमने जवाब दे दिया है। बहुत मजा आ रहा है, वैसे देख के खुशी भी हो रही है कि पाकिस्तान इस बार जीत गया है, न्यूजीलैंड से भी जीत गया है। हारिस रऊफ को लोगों ने काफ़ी जैसे वो समझा, लेकिन उसकी बॉलिंग ने बहुत अच्छा उसको दिखाया। न्यूजीलैंड के साथ हार्ट ब्रेकिंग था, मतलब बीच में कुछ और फिर बाद में कुछ ऐसा वाला, और इंशाल्लाह और अच्छी परफॉर्मेंस होगी। बेहतरीन नाच नचाया, उनको सारी सिक्योरिटी पता चल गई। विलियमसन को पता चल रहा होगा, तस्वीरें लग रही है ना फेसबुक पे, लोग देख के मजा ले रहे होंगे उस चीज से। वाह मजा आया, जैसा छक्का मारा कि दिल खुश हो गया। आसिफ ने बहुत अच्छा खेला, बैटिंग बॉलिंग एवरीथिंग वाज ऑन टॉप। बाबर आजम है, आसिफ अली है और कल हारिस रऊफ ने इतना अच्छा खेला, सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही, बहुत मजा आया देखने में। ये तो समझो बस हमने उनसे बदला लिया है, भी तो देखें आगे आगे होता है क्या। दुआ करें कि इंशाल्लाह में फाइनल में भी टकराएं तो फिर इनके सिक्योरिटी इश्यूज को हल करेंगे। जो हमारे पाकिस्तान को कमतर समझ के गए, हमने उनको हराया, तो ये शायद इस टाइम पे इंडिया से भी बड़ी विक्ट्री है। अब तक दोनों मैचेस जो पाकिस्तान ने खेले उसमें भरपूर फतह समेटी और शायकीन को खुश कर दिया, लेकिन साथ ही कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी हैं और एक ऐसा वाक़या कल पेश आया जिसका अब जिक्र बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ नेशनल टीवी पर निहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, जिससे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ, उसको ठेस पहुंची। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह पर पीटीवी पर तबसरा जारी था, जिसके दौरान पीटीवी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर और प्रोग्राम होस्ट डॉक्टर नोमान नियाज सरकारी टीवी पर लाइव शो में गैर मुल्की सुपरस्टार्स के सामने जरा सी नोकझोंक पर गुस्से में आ गए और शो के मेहमान और लेजेंडरी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर को शो छोड़कर जाने का कह दिया। ये सारा तमाशा पैनल में बैठे सर वेविन रिचर्ड और डेविड गावर जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्स की मौजूदगी में हुआ। मेहमानों में शामिल साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ़, आकिब जावेद, अजहर महमूद, उमर गुल और सना मीर भी हक्का बक्का रह गए। ब्रेक के दौरान मामले को दुरुस्त करने पर बातचीत हुई और लाइव शो के आगाज़ में प्रोग्राम होस्ट और शोएब अख्तर ने वाक़े को मजाक का रंग देने की कोशिश भी की, मगर बात ना बन सकी। शोएब अख्तर ने लाइव शो में पैनल छोड़ दिया और इस्तीफ़ा देकर उड़ गए। इस मामले पर शोएब अख्तर ने वीडियो पैगाम में बताया कि किस तरह उन्होंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, मगर नोमान नियाज ने उनसे माजरत नहीं की और डॉक्टर नोमान की बदतहजीबी और तौहीन-आमेज़ रवैये के जवाब में वो मुस्ताफ़ी हुए। इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था।
दूसरी जानिब डॉक्टर नोमान नियाज ने अपनी ट्वीट में कहा कि मैं हैरान हूं कि कैसे कोई शोएब अख्तर को सिर्फ एक स्टार के तौर पर याद कर सकता है। वो तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि एक तरफ की कहानी हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। हम तवील अरसे से दोस्त हैं, मैं हमेशा उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ गो रहूँगा। इस मामले पर पीटीवी इंतजामिया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इसी के साथ सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के सेनेटर फैसल जावेद ने अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी की वजारत में आने वाले सरकारी इदारे पीटीवी को याद दहानी कराते हुए लिखा कि पाकिस्तान टेलीविज़न मुकम्मल तौर पर अपने रास्ते से हट चुका है। ये किसी फ़र्द की बात नहीं, ये एक इदारे और आवाम के टैक्सेस की बात है। ये बड़ी बड़ी इमारतें आखिर किस लिए हैं? वर्ल्ड कप के बाद इस पर ज़रूर बात की जाएगी। इस मामले पर क्रिकेट शायकीन शोएब अख्तर के साथ खड़े हैं और सोशल मीडिया पर पीटीवी और डॉक्टर नोमान नियाज के अनप्रोफेशनल रवैये पर शदीद तनकीद हो रही है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर नस्ला टावर गिराने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। बिल्डिंग को खाली कराने की मोहलत का आज आखिरी दिन था। 15 मंजिला टावर को धमाके से गिराने के लिए अभी कंपनियों की तलाश जारी है, जबकि बिल्डिंग के रिहायशी सरापा एहतजाज बने हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद शारा फैसल से मुत्तसिल 15 मंजिला नस्ला टावर की इमारत को गिराने के लिए सिंध इंतजामिया मुतहर्रिक है। नस्ला टावर को खाली कराने का आज आखिरी दिन था। मकीनों ने पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन पहले ही उनके कलेक्शन कर चुके हैं और बताया जा रहा है कि नस्ला टावर के मजमूई 44 फ्लैट्स में से 30 में मालिक मकान रिहाइश पजीर हैं, जबकि 14 में किराएदार थे जिन्होंने आज फ्लैट्स खाली कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 रोज़ कबल नस्ला टावर को खाली कराकर कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग के जरिए मिसमार करने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद इमारत को बारूदी मवाद के जरिए महफूज तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए इंतजामिया रास्ते ढूंढ रही है। आज सूबाई हुकूमत की जानिब से इस हवाले से इश्तिहार भी शाया कराया गया है, जिसमें तजुर्बाकार कंपनियों से पेशकश तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 12 अक्टूबर को सिंध हुकूमत ने नस्ला टावर के मकीनों को 27 अक्टूबर यानी आज तक फ्लैट खाली करने का नोटिस दिया था। इससे कबल 25 अक्टूबर की समाअत में चीफ जस्टिस ने नस्ला टावर के मालिक को मकीनों को मुआवजा अदा करने की हिदायत करते हुए कमिश्नर कराची को मुतासरीन को अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया था, मगर इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही बना हुआ है कि मकीनों को मुआवजे की अदायगी के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने नस्ला टावर का दौरा किया। उनका कहना था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिन अफसरान ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी मिला हूं इन लोगों से, तमाम रिहायशियों से। इनका क्या कसूर है भाई? इन्होंने SBCA का प्लान देखा लीगल, इन्होंने KDA का प्लान देखा लीगल, इन्होंने KMC की लीज देखी सारी लीगल, इन्होंने सारे बिल्डिंग बाय लॉस की लीगल जो डॉक्यूमेंट्स देखे। अब ये क्या करेंगे भाई? ये क्या थाने थाने जाकर उसकी वेरिफिकेशन करें? कौन कराता है जाकर? जिसने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई, जो इदारा जिम्मेदार है SBCA, 2008 का जो है वो KBC है, आज का SBC है। तो भाई उस इदारे, उस टेन्योर के अफसर को पकड़ना था ना, जिसने इसको लीगल करार दिया है। उस SBCA के जिम्मेदारों को पकड़ना था ना। अभी भी बैठकर कोई अफसर जो है वो रिश्वत लेकर इलीगल बिल्डिंग बना रहा है, यहाँ पे शहर में बनवा रहा है। आज तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम चलेंगे नस्ला टावर, जहाँ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी मोनिस अहमद। मोनिस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोनिस, आज आखिरी दिन था इस इमारत को खाली करवाने के लिए, तो क्या पेशरफ्त है आज तक की? अब तक की अपडेट्स क्या हैं? देखिए, बिल्कुल 12 अक्टूबर को नोटिस सर्व किए गए थे नस्ला टावर के मकीनों को और 15 दिन की मोहलत दी गई थी कि 15 दिन में इमारत खाली कर दी जाए। उसके बाद यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। तो आज 27 अक्टूबर आखिरी दिन है। आज सुबह से हमने ये देखा है कि बहुत सारे मकीन यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो फ्लैट्स हैं उनका सामान यहाँ से समेटा है और सामान यहाँ से मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। अब तक ये सामान यहाँ से निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 14 के करीब ऐसे फ़्लैटों के मकीन हैं जो कि किराएदार यहाँ पर आबाद थे।
उन्होंने फ्लैट्स फौरी तौर पे खाली कर दिए हैं, और जबकि 30 फैमिलीज़ 30 फ्लैट ऐसे हैं जहाँ पे जो मालिक मकान ख़ुद रहते हैं तो वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। और इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि यहाँ पे जो नस्ला टावर के मकीन हैं वो इमारत के नीचे यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ी तादाद में ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग और बच्चे सभी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो जो मालिक मकान है वो किसी तौर पे भी खाली करने को तैयार नज़र नहीं आते। यहाँ जितने भी लोग हैं सबका यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस पर अमल दरामद करने को तैयार हैं, लेकिन जो उसका एक हिस्सा है फ़ैसले का वो ये कि इन मकीनों को कंपनसेशन दी जाए, माकूल कंपनसेशन, वो उस पर अमल दरामद चाहते हैं सबसे पहले, और उसके बाद अगर अमल दरामद हो जाता है तो वो नस्ला टावर को मुनहदम करने या इसको मस्मार करने के हवाले से किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करेंगे। तो आज आखिरी दिन है, बात हुई है, आज आखिरी दिन है और आज 12 बजे के बाद ये मोहलत ख़त्म हो जाएगी, तो इंतज़ामिया क्या कहती है कि अगर ये लोग नस्ला टावर को खाली नहीं करेंगे तो इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? अब देखिए, बिल्कुल हमारी जो बात हुई है तो 12 बजे जो डिप्टी कमिश्नर हैं फ़िरोज़ाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो इमारत को सील करेंगे, लेकिन अभी तक चूँकि इसमें इमारत में मकीन यहाँ पर मौजूद हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो क़याम पजीर हैं, तो ये देखना होगा कि 12 बजे क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि आज मोहलत तो ख़त्म हो रही है और मोहलत ख़त्म होने के बाद यकीनी तौर पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत अब बहुत ज़्यादा टाइम कमिश्नर कराची और उनकी टीम के पास बचा नहीं है कि यहाँ से इस इमारत को किसी भी तरीके से मस्मार किया जा सके, चाहे वो डेटोनेशन के ज़रिए हो या फिर मैनुअल तरीके से हो। लेकिन जो हमारी इंतज़ामिया से बात हुई है, चूँकि आज ही इश्तिहार जारी हुआ है तो इसमें कुछ टाइम यकीनी तौर पे खाली तो कराएंगे। मोनिस, पूछने का मतलब ये है कि इंतज़ामिया क्या लाहेअमल इख्तियार करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने आज तक की तारीख दी है, क्या पुलिस का इस्तेमाल करेगी? कैसे मकीनों को बाहर निकालेगी? सील कैसे होगा जब तक लोग अंदर होंगे? देखिए, बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि अगर 15 दिन में जो यहाँ पे जिन्होंने खाली नहीं किया तो फिर जो रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। उस एक्ट के तहत यहाँ पे पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और यकीनी तौर पे ऐसी सूरत हाल अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा तो उसके ख़िलाफ़ जो तमाम तकाज़े हैं जो वो पूरे किए जाएंगे और उनको यहाँ से खाली कराया जाएगा। तो यकीनी तौर पर आज जितने भी मकीन उनके लिए खासी गैर वाज़ेह और गैर यकीनी सूरत हाल है, और देखना यह है कि अब इंतज़ामिया क्या लाइन ऑफ एक्शन अपनाती है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर तकरीबन 30 खानदान आबाद हैं जो कि अभी यहाँ पे खाली करने को रज़ामंद नज़र नहीं आते हैं। अच्छा, ये तो डेवलपमेंट है कि सील कर देगी आज इंतज़ामिया, उसके बिजली के कनेक्शन काट दिए, गैस के कनेक्शन काट दिए, पानी सीवरेज के कनेक्शन काट दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी तो कहा कि जो मुतासरीन हैं उनको अदायगी करवाई जाए इस बिल्डिंग के मालिक से, जो इसका बिल्डर था उससे, और कमिश्नर कराची की इस पर उन्होंने ड्यूटी लगाई। इस पर क्या पेशरफ्त है? इस हवाले से यहाँ के मकीनों को एतमाद में लिया गया है? कोई बात इस पर आगे बढ़ी है? देखिए, सबसे बड़ा मसला यही नज़र आता है कि इस हवाले से जो मकीन है उनको बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा, और उनका जो कहना है कि बिल्डर की जानिब से भी हमें ऐसी कोई बात नहीं वाज़े तौर पे बताई जा रही कि कंपनसेशन दी जाएगी, या फिर कमिश्नर कराची उनकी किसी टीम ने राबता नहीं किया और ये यकीन दहानी नहीं कराई कि वो क्या करने जा रहे हैं ज़मीन में, क्योंकि इन तमाम लोगों का यही कहना है कि वो कंपनसेशन चाहते हैं और आज की जो मार्केट रेट्स हैं उन रेट्स पर इन फ्लैट्स की जो कंपनसेशन बनती है वो उनको अदा की जाए। लेकिन अब तक सूरत हाल यही बनी हुई है कि ऐसी कोई बात नहीं की जा रही, जबकि दूसरी जानिब जो कमिश्नर कराची और उनकी टीम के एक्शन हैं वो ये कि यूटिलिटी डिस्कनेक्शन कर दिए गए हैं गुज़िश्ता रोज़, और आज अब ये बताया जा रहा है 12 बजे इसको सील किया जाएगा। तो ये दूसरा मरहला है जिस पर जो टीम है कमिश्नर कराची वो मुतहरिक ज़रूर नज़र आती है, लेकिन ये क्या मैकेनिज़्म इख्तियार किया जाएगा कि जो लोग हैं उनको उनके पैसे वापस किए जाएँ, किस तरीके से कितने पैसे वापस किए जाने हैं, अब तक इस पर कोई पेशरफ नज़र नहीं आती। यहाँ पर आबाद के जो नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि कमिश्नर साहब अभी तक इस तमाम मौजू पर बैठने पर तैयार नहीं है, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो बिल्डर्स की हैसियत से, उनके नुमाइंदे की हैसियत से उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी है कि जिसमें लोगों को यहाँ पे यकीन दहानी कराई गई हो या कोई इत्मीनान दिया गया हो कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को पैसे दिए जा सकते हैं। अगरचे यहाँ पे जो मकीन है उनकी जानिब से ये सजेशंस भी आई हैं कि जब ये मस्मार कर दिया जाए तो ज़मीन की ऑक्शन की जाए, उसके बाद जो पैसे हासिल हो उससे दिए जाएँ, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई बात वाज़े और यकीनी तौर पर नहीं की जा सकती कि कंपनसेशन का क्या तरीका। इंतज़ामिया बड़ी मुतहर्रिक है, आज इसको बिल्डिंग को सील करने की भी इरादा है इंतज़ामिया का, हुकूमत का। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2 दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 7 दिन में आपने इस बिल्डिंग को कंट्रोल्ड एमुनेशन के ज़रिए, इसको ब्लास्टिंग के ज़रिए आपने इसको डिमोलिश कर देना है। 2 दिन में आज सिंध हुकूमत ने इश्तिहारात जारी किए हैं, अब कंपनियां आएंगी, उनके टेंडर्स होंगे, और ये मामला लगता तो नहीं कि 1 हफ्ते के अंदर तय पा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। देखिए,
यकीनी तौर पे आज इश्तहार जारी कर दिया गया है, लेकिन जो हमारी टेक्निकल लोगों से बात हुई है लैंड डिपार्टमेंट के, उन्होंने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि ये किसी तौर पर मुमकिन नज़र नहीं आता, चाहे इसको कंट्रोल्ड डेटोनेशन के ज़रिए जो है वो ब्लास्टिंग के ज़रिए इसको मिसमार किया जाए या फिर मैनुअल तरीके से, क्योंकि आज इश्तहार जारी किया गया। इसमें भी 3 दिन का टाइम है, 3 दिन तक कंपनीज़ जो है जो दिलचस्पी रखती हैं वो राबता कर सकती हैं, उसके बाद यकीनी तौर पर बिडिंग के ज़रिए फैसला किया जाएगा। और अगर वो कंपनी 2 दिन में, मिनिमम 2 दिन में भी ये बता दे कि वो एक्सपर्टीज़ रखती है और वो तैयार है, तो यकीनी तौर पे ये एक थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, आसपास रिहायशी जो है वो घर भी हैं, इमारतें भी हैं, कमर्शियल एरिया भी शारा फैसल लगता है मरकज़ी, तो जो यूटिलिटीज़ हैं उसको डिस्कनेक्ट करना है, आसपास के एरिया को कितना महफूज बनाना है, उसमें मिनिमम भी जो टेक्निकल लोग हैं वो ये कहते हैं कि 8 से 10 दिन या उससे ज़्यादा दिन लग सकते हैं। इससे पहले ये कतई मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे इसको इस तरीके से कंट्रोल ब्लास्टिंग के ज़रिए मसमार किया जाए। और जो दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे जो कराची में जो कैपेसिटी है एंटी इंक्रोचमेंट अमले की, वो यकीनी तौर पे KMC या KDA जितने भी लोग हैं अगर फुली फोर्स के साथ भी काम करते हैं तो कम अज़ कम भी 45 दिन, अगर वो कंप्लीट जो अपनी फोर्स है, जो छोटी मोटी मशीनरी, जिस तरह की भी मशीनरी और मजदूर मौजूद हैं, अगर उसके साथ दिन रात यहाँ पे काम करते हैं तो 45 दिन उनको चाहिए होंगे कि वो इस इमारत को मैनुअली जो है मसमार कर सकें। और उसका तरीक़ाकार यही होगा कि इतनी बड़ी इमारत है, पहले वॉल्स को मसमार किया जाएगा, उसके बाद जो इसके पिलर्स और जो दीगर हिस्से हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता मसमार किया जाएगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड। लेकिन यही सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 नवंबर को कमिश्नर कराची को अपनी रिपोर्ट जमा करानी है, तो उससे कबल तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। तो यही देखना है कि ये सूरत हाल किस तरीके से आगे बढ़ती है और आज इसकी डेडलाइन ख़त्म भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोनिस अहमद, आपने तफसीलात जानी नस्ला टावर के हवाले से। यहाँ पर एक न्यूज़ ब्रेक के दौरान आप हेडलाइंस देख सकेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। रियासत पाकिस्तान पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों, मुश्तइल जत्थों और रियासती अमलदारी को चैलेंज करने वालों के खिलाफ डट गई है। वफाकी हुकूमत ने अमन व अमान के लिए पंजाब हुकूमत को रेंजर्स की तैनाती का इख्तियार दे दिया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने काबीना को कलअदम तंजीम के साथ डेडलॉक से आगाह किया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने बताया कि वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान और काबीना अरकान ने कलअदम तंजीम के मुतालबात न मानने का फैसला किया है और कहा है कि रियासती रिट हर हाल में कायम रखी जाएगी। किसी को बंदूक के जोर पर बात मनवाने का हक नहीं दे सकते। उनका कहना था कि जान और माल को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को रियायत नहीं दी जाएगी। रियासत जो है उसकी सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। अगर हम वायलेंस का अख्तियार जो है वो प्राइवेट ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देंगे तो फिर तो रियासत खत्म हो जाएगी। लिहाजा किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। कुछ लोग जो यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं और झूठी खबरें फैला रहे हैं, आप अपने रवैयों के ऊपर अभी नजरसानी कर लें। वी विल कम हार्ड ऑन यू। ये पाकिस्तान की रियासत की इज्जत का सवाल है, पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी का सवाल है। सो दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड विल गो टू ऑल एक्सटेंट जिसके ऊपर हमें जाना पड़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में आइन के आर्टिकल 147 के तहत पूरे पंजाब में 60 दिन के लिए रेंजर्स की तैनाती का ऐलान किया और बताया कि रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। हालात की संजीदगी को देखते हुए, हालात की गहराई को देखते हुए ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। और ये इनके पास सिर्फ
ये 60 दिन के लिए पंजाब की हुकूमत को इख्तियार देने के अलावा सेक्शन 5 और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 नेशनल, ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 5 का, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूँ। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 8 अजला में फौरी रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, शेखुपुरा, गुजरांवाला, झेलम, चकवाल, गुजरात, फैसलाबाद में रेंजर्स जवान तैनात होंगे। दूसरी जानिब कलअदम तहरीक लब्बैक के जुम्मे से जारी एहतजाजी मुजाहरों की वजह से कशीदगी बढ़ती जा रही है। कलअदम TLP का मार्च मुरीद के में 3 रोज़ क़याम के बाद कल रात से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। गुजरांवाला के नज़दीक साधुकी में इंतज़ामिया ने सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया है। सड़क को कई जगह से काट कर खंदकें भी बनाई गई हैं। कुछ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। पुरतशद्दुद एहतजाज में जुम्मे से अब तक 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। 5 इंस्पेक्टर समेत 70 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि ये कलअदम तंजीम सियासी या मजहबी जमात नहीं बल्कि एक जंगजू ग्रुप है, इसकी कोई हैसियत नहीं। अब हम इसको एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो कलअदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है। ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास चीजें नहीं हैं, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकें। हम चाहते नहीं है कि यहाँ पे कोई लोगों का खून बहे, वो तो चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर खून बहे, वो तो चाहते हैं कि यहाँ तमाशा लगे। अब पिछली दफा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए, 700 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए। अब 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में, 49 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोफ बरदार जो हैं वो सादोकी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे हैं। कल बनीगाला में वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के इजलास में भी ये तय पाया कि कलअदम TLP अपनी पोजीशन छोड़कर एहतजाज ख़त्म करेगी तो ही उससे मुज़ाकरात किए जाएंगे। कल की तरह आज भी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर मीडिया को बताया कि हुकूमत फ्रांस समेत किसी सिफारत खाने को बंद नहीं कर सकती जबकि फ्रांसीसी सफ़ीर मुल्क में मौजूद ही नहीं है। सुबह 3:30 पर मैंने उनसे मामलात किया है और उनसे कहा कि मुल्क के हालात देखें, हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुसल्लह गिरोहों की जानिब से गोलियां चलाई गईं। जुम्मे से आज तक 263 एहलकार जख्मी और 4 शहीद हुए। उनका कहना था कि इस टोले को अपनी मर्जी नहीं करने देंगे, हर सूरत शहरियों को अमन की फिजा फराहम करेंगे। कलअदम तहरीक की जानब से पुरतशद्दुद मुजाहरे, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत पुलिस एहलकारों पर हमले आज पहली बार नहीं हुए। इस कलअदम तंजीम ने 2 दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया और आज भी दर्जनों एहलकार जख्मी पड़े हैं। आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाईं जिसके नतीजे में 263 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 4 शहीद हुए। इससे पहले धरने में इन्होंने 741 पुलिस एहलकारों को जख्मी किया और 3 को शहीद किया। क्या रियासत इस बात की इजाज़त दे सकती है कि कोई एक गिरोह पूरे मुल्क को यरगमाल बना दे और वो जिसे मुजरिम करार दे इसे सज़ा हो, जिसे बेगुनाह कहे इसे रिहा कर दिया जाए। पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है।
हम कानून की अमलदारी को इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। खबरें हैं कि पंजाब पुलिस ने अमन व अमान की बदलती सूरत हाल से निमटने के लिए लाहौर पुलिस को 850 एहलकारों की इजाफी नफरी फराहम की, जबकि गुजरांवाला पुलिस को 1000 एहलकार और इस्लामाबाद पुलिस को 3000 से जायद इजाफी एहलकार फराहम किए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जिलाई इंतजामिया ने फैजाबाद मोड़ को ब्लॉक कर दिया है। मरी रोड को हर तरह के ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कलअदम TLP के मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोकने के लिए अहम इलाकों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया है। अहम शराहें सील होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये अब तक की सूरत हाल है, खुदा करे कि इसमें बेहतरी आए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। एक अच्छी खबर है, शौकत तरीन ने IMF माहिदे के करीब पहुँचने की खुशखबरी भी सुनाई है और मईशत को एक नई तवानाई मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह कि 5 माह के बाद रुपए में जान पड़ना शुरू हो गई है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सऊदी अरब की जानिब से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर के सपोर्ट पैकेज और उधार पर तेल मिलने के ऐलान की वजह से मुल्क की मईशत को नई तवानाई मिली है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुतवक्के इजाफे से रुपए की कदर ने कुछ संभाला लिया। IMF से जल्द प्रोग्राम होने का इम्कान है। स्टॉक मार्केट में जान आ गई है, जबकि मौखर अदायगी पर सऊदी अरब से तेल मिलने से बैरूनी अदायगियों में तवाज़ुन और इम्पोर्ट बिल में फौरी कमी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के समरात आना शुरू हो गए हैं। आज मुशीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर तवानाई हम्माद अजहर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर के ज़खायर स्टेट बैंक में जमा कराने और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की पेट्रोलियम मसनूआत की फाइनेंसिंग से मदद का ऐलान किया है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रिक्वेस्ट की थी कि तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं और हमें इस पर थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। उन्होंने कल जो अनाउंसमेंट की है, एक तो उन्होंने कर दिया कि 1.2 बिलियन डॉलर्स रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए, जिसका मतलब 100 मिलियन डॉलर पर मंथ मिलेगा। हमारा ख्याल था वो 150 होगा, लेकिन उन्होंने इसको कॉम्पनसेट इस तरह किया है कि उन्होंने 3 अरब डॉलर जो है वो डिपॉजिट रख ली। तो अगर आप टोटल पैकेज साल का देखें तो वो 4.2 बिलियन डॉलर्स है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने ट्विटर पैगाम में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया और लिखा कि सऊदी अरब ने हमारे मुश्किल वक्त में हमेशा हमारी मदद की है, जैसा कि आज जबकि दुनिया अशिया की कीमतों में इजाफे का सामना कर रही है। इत्तलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 1 साल के लिए फौरी तौर पर 3 अरब डॉलर जमा कराएगी और अक्टूबर 2023 में IMF प्रोग्राम की तकमील तक इस रकम को पाकिस्तानी ट्रेजरी गर्दिश में रखेगी। इस सहूलत से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे और पाकिस्तान को IMF को अपने फाइनेंस प्लान के बारे में कायल करने में मदद मिलेगी। आज मुशीर खजाना शौकत तरीन ने मीडिया को यह भी बताया कि हुकूमत IMF के साथ प्रोग्राम बहाली के मुआहदे के करीब पहुंच गई है। उनका कहना था कि वाशिंगटन से तकरीबन मुआहदा करके निकला था, बस एक आध चीज़ रह गई जिस पर बहस हो रही है, इसे जल्द तय कर लेंगे। IMF के नेगोशिएशंस की वजह से बड़ी अनसर्टेनिटी रही है यहाँ, कब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा ताकि एक एश्योरेंस मिले और लोगों को पता चल सके कि आप बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और बिल्कुल इंश्योरेंस ले लें मेरे से भी। तो बस एक आधी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी बहस हो रही है, तो फिजिकल शिस्कल वाली साइड जो है वो सारा कुछ तय हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक आधी चीज़ रह गई है, तो आपको सिर्फ इतना ही जो इंश्योरेंस है। मैं जब निकला था ना वाशिंगटन से, तो जनरली वो अग्रीमेंट मैं करके निकला था। मैं न्यूयॉर्क गया, फिर न्यूयॉर्क से मैंने लंदन जाना था, मैंने लंदन का जो दौरा मुलतवी किया, वापस वाशिंगटन गया ताकि जो भी थे वो लूज एंड्स को करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, IMF हो जाएगा आपका, उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट में। यकीनन पिछले 24 घंटों में सामने आने वाली ये पेशरफ्त आज सुबह से ही माशी मंडियों में नेक शगुन साबित हुई। 5 माह के बाद रुपए की कदर में जान पड़ना शुरू हो गई। आज इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 49 पैसे सस्ता होकर 172 रुपये 78 पैसे हो गया और रुपए की कदर में तकरीबन 1.5% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये 27 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में भी उल्टी सिमत में सफ़र थम गया है और आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर में ख़राबी की वजह से शेयर्स की लेन देन मुअत्तल रही। ताहम कारोबारी लेन देन में इख्तिताम पर इंडेक्स में
623 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट में तकरीबन 1.5% की तेजी आई और इंडेक्स 45,851 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अच्छी खबरें पाकिस्तान की मईशत के लिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कामरान नासिर साहब, CEO JS ग्लोबल कैपिटल। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। सऊदी पैकेज का जो ऐलान हुआ है यकीनन खुशाइंद है और इसके ऐलान होने के फौरी बाद ही हमने देखा कि रुपए की कदर में इजाफा होना शुरू हुआ, स्टॉक मार्केट में तेज़ी आ गई है। तो और इसके मईशत पर आप क्या असरात देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया मसूद साहब। और बहुत खुशाइंद बात इसलिए भी है कि बहुत अरसे से मार्केट को उसका इंतज़ार था और आपने देखा कि मार्केट क्योंकि एंटिसिपेशन में टॉक्स आगे चल रही थी, बढ़ रही थी, लेकिन उसमें एक तातुल का शिकार हुई और हमें नज़र आ रहा था कि IMF की कुछ डिमांड्स थी, कहीं टैक्सेस इंक्रीज़ की थी, कहीं पे कुछ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो जाते थे। उसके दरमियान में मुझे ऐसा लगता है कि ये सऊदी अरब की जो सपोर्ट आई $3 बिलियन की जो आपकी रिजर्व्स में जाएगी और $1.25 अरब की जो कि आपको डेफर्ड ऑयल पेमेंट मिली है, ये सबसे ज़्यादा मुआवन साबित होगी क्योंकि जो गैप आपका IMF के साथ था वो क्लोज़ हो जाएगा। और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे, आप आने वाले चंद दिनों में ये खुशखबरी सुनेंगे कि IMF के साथ भी पाकिस्तान का मुआहदा वो हो जाएगा। और इसका जो मज़ीद आप जैसे कहते हैं ना, ओवरऑल इसका जो फ़ायदा देखेंगे कि मईशत की साइड पे एक स्टेबिलिटी, आपको एक जैसे कहते हैं ना, एक इस्तेहकाम की फ़िज़ा दोबारा से नज़र आना शुरू होगी। जो कंसर्न्स थे मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे और ख़ास तौर पे ये डॉलर्स आने से आप रुपये को देख रहे हैं कि वो आज स्ट्रेंथन हुआ। और अगर हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ऊपर उसका मवाजना करें तो उसकी प्राइस तकरीबन 165 रुपये के करीब होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि रुपये मज़ीद स्ट्रेंथन होगा और स्टॉक एक्सचेंज ने इसको बड़े भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया। अनफॉर्चुनेटली आज सिस्टम में प्रॉब्लम थी, इसलिए ज़्यादा आपको ट्रेडिंग नज़र नहीं आई, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल पॉजिटिव है और मईशत के लिए भी ये बड़ी खुशाइंद बात रहेगी और मुआविन साबित होगी आने वाले दिनों में। ठीक, अब ये जो पूरा पैकेज है ये तकरीबन 4.2 अरब डॉलर का पैकेज है। $3 अरब जो हैं वो हमारे पास हमारे फॉरेन रिजर्व्स में जाएंगे और 1.2 बिलियन जो है वो डेफर पेमेंट होगी हमारी ऑयल्स की। एक ऐसे वक्त में जब ऑयल प्राइस दुनिया में हाई हैं तो ये हमें कैसे मददगार साबित होगा और कितना मददगार साबित होगा कि हम उधार पर तेल लेंगे और बाद में अदायगियाँ करेंगे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ऑयल इंपोर्टर बहुत बड़ा है। आपके इंपोर्ट बिल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है ऑयल इंपोर्ट का। और आपने जिस प्राइस पे इस वक्त देख रहे हैं कि जनरली कमोडिटीज़ की प्राइस बहुत ऊपर चली गई हैं। इसमें सप्लाई चेन इशूज़ भी हैं, सुपर कमोडिटी साइकिल है और जिस तरीके से पोर्ट्स के ऊपर कंजेशन आ रही है तो ये पीरियड थोड़ा एक्सटेंडेड है। इसके अंदर जो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका अचानक बढ़ा था उसकी भी वजूहत ये थी कि जिस तरीके से आपने टफ फैसिलिटी दी थी एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, वहाँ से जो मशीनरी इंपोर्ट हुई उसकी वजह से आपकी इंपोर्ट में स्पाइक आया। तो अभी वो चीज़ नॉर्मलाइज नहीं हुई थी, तो हमें ज़रूरत थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं ये एक स्टेबल सतह पे रहें और आने वाले दिनों में किसी किस्म का कंसर्न पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर ना हो और कहीं भी डॉलर स्लिप मतलब रुपी स्लिप ना करे। और आपको पता है कि जब रुपी स्लिप करता है इंपोर्ट महंगी होती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपके कंपाउंड हो जाते हैं। सो मेरे नज़दीक बहुत अच्छा स्टेप था और जिस तरीके से सऊदी गवर्नमेंट ने इसको वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर के इस मतलब दौरे को और उसके बाद जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर को वहाँ से सपोर्ट मिली, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज में और आज जो उनका टीवी पे जिस तरीके से आपने भी एयर किया था तो यू कैन सी द चेंज कि ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही बिलीव्स कि जो चीज़ें आगे कमिट की हुई हैं गवर्नमेंट ने मईशत की सतह पे इम्प्रूव करने की, तो मुझे चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से भी और जनरली आने वाले साल के एतबार से भी कि काफ़ी हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर सकते थे उसमें हमें थोड़ी सी जैसे कहते हैं आसानी हमारे लिए पैदा हुई है। बेशक आज जैसा जिक्र कर रहे हैं कि शौकत तरीन साहब आज ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने जैसे फरमाया कि IMF से जो डील है वो तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है, चंद एक छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसके बाद ये सामने आ जाएगी। एक तरफ IMF के साथ हमारी डील होगी, दूसरी तरफ ये पैकेज। अब इन दोनों को मिलाकर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमें बताएं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मईशत के लिए कौन सी अच्छी खबरें और अच्छी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो उसकी वजह से ये होती है कि जब भी कभी आप IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आपकी कंट्री पे बहुत बढ़ जाता है। और आपने क्योंकि डेट रिटायर करना है, आगे $14-15 बिलियन की पेमेंट
जो ड्यू है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर के अंदर, वो सारे करने के लिए आपको मल्टीलैटरल एजेंसीज के पास जाना पड़ता है, यूरो बॉन्ड्स करते हैं, सुकूक करते हैं, आप पैसा रेस करते हैं। सो ये वाली चीज़ों में इतनी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाती है, और जो बैरूनी सरमायाकार है वो कंट्री को हमेशा एक पॉजिटिव एंगल से देखता है। तो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बहुत मुआविन साबित होगी, क्योंकि इस मईशत को जिस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं और जो कंसिस्टेंसी आपसे एक फॉरेन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है, वो कंसिस्टेंसी इस प्रोग्राम से आपको मिलती है। तो सिर्फ यही नहीं होगा कि आपने जो $1 बिलियन की पेमेंट IMF से लेनी है, उनके प्रोग्राम में जितने बाकी पैसे आप सिर्फ वो रिसीव करेंगे और ये $4.25 बिलियन रिसीव करेंगे, बल्कि आगे आपकी बोरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और एक सरमायाकार का कॉन्फिडेंस जो है मईशत मजबूत होने से यू विल सी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक एक्सचेंजेस से आती है, क्योंकि पाकिस्तान में रीबैलेंसिंग होने जा रही है, आपको पता है इमर्जिंग मार्केट से हम फ्रंटियर मार्केट में जा रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा डॉलर इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा। ये नवंबर 30 को भी एक रीबैलेंसिंग आ रही है, उसमें ही मिलेगा, और अगले साल में जो आप देखेंगे वहाँ भी मिलेगा। तो एक अच्छी फिज़ा मुझे नज़र आती है कि आपको नज़र आएगी मईशत के हवाले से, स्टॉक मार्केट के हवाले से और ओवरऑल पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के हवाले से। अच्छा, हमारा IMF से मुआहदा भी हो जाएगा, ये सऊदी पैकेज भी आ गया हमारे पास, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं जो बहुत गंभीर हैं, जिसमें कि इंपोर्ट बिल में इजाफा और इसके असरात फिर हम डॉलर पर देख रहे हैं, और फिर इसके असरात हम करंट अकाउंट पर भी अपने देख रहे हैं कि वो डेफिसिट भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इस पर इस सूरत हाल में आपका हुकूमत को मशवरा क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं इसको बड़ा मुख्तसर, कि जब हमने टारगेट सेट कर लिया था कि हमने GDP ग्रोथ रेट आगे बहुत दिखाना है, हमने 5% टारगेट करना है, 4.5% करना है। याद रखिए कि पाकिस्तान जैसी इकॉनमी जिस पे डेट बर्डन बहुत ज़्यादा है और लार्जली ये इसकी ज़्यादातर मईशत इंपोर्ट रिलेटेड आइटम्स के ऊपर चल रही होती है, तो आप ज़रा से भी GDP ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए अगर कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी का जैसे कहते हैं ना कि पॉलिसी अपनाएंगे, तो फौरी तौर पे इकॉनमी ओवरहीट हो जाती है। तो एक बैलेंस को रखना बहुत ज़रूरी है। वो बैलेंस आपने देखा होगा कि बाद में सेंट्रल बैंक ने जो इंटरवीन किया था वो बहुत जल्दी किया। मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि अदरवाइज़ इतना गैप पड़ जाता है और सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन या फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंटरवेंशन इतनी लेट होती है कि आप उसको संभाल नहीं सकते। उन्होंने फौरी तौर पे आपको एक इंदिया दिया, इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ा के। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से इंपोर्ट को और ख़ास तौर पे ऐसे आइटम्स को कि जो कि लग्जरी में आते हैं उनको डिस्करेज करने के लिए जो कदम उठाए। सो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के लिए जो चैलेंज है सबसे बड़ा, देखें आपकी महंगाई बढ़ेगी और उसकी वजह नेचुरल एक ग्लोबल फिनोमेना है। कोविड के बाद तमाम इकोनॉमीज़ दोबारा ओपन अप हो गई हैं और जितने भी किस्म के उन्होंने पैकेजेस दिए थे, अब उन पैकेजेस को वो गवर्नमेंट्स ग्लोबली सस्टेन नहीं करेंगी, बल्कि टैक्सेस की सूरत में और चीज़ों की सूरत में पास ऑन करेंगी। और कोविड में जो आपकी सप्लाई लाइन इफेक्ट हुई है, उसकी वजह से आपके सामने कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं कि वो इतनी ऊपर चली गई हैं। सो जो मुझे नज़र आता है कि ख़ासतौर पर जब IMF में जाएंगे, आपको एनर्जी सर्कुलर डेट को कंट्रोल करने के लिए उसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, गैस प्राइसेस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और जब तक ये जो कमोडिटीज़ का साइकिल इस वक्त चल रहा है और प्राइसेस ऊपर हैं और जितनी आपकी सप्लाई साइड ईज ऑफ नहीं होती, तो जब तक कूल ऑफ नहीं होगा, तो ये पीरियड गुजारने के लिए हमें बड़े एहतियात के साथ चलना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को मैनेज करके। लग्जरी की साइड पे हम पाबंदी रखें, लेकिन जहाँ पे इकॉनमी को फ्लश करना चाहिए, एक्सपोर्टर को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, उस साइड पे फोकस होना चाहिए। और टैक्स नेट को किसी भी तरीके से पाकिस्तान को इंक्रीज़ करने पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। मई से अब तक रुपए की कदर में 16% कमी आ चुकी है और डॉलर जो है वो मुसलसल उसकी उड़ान ऊपर की तरफ है। तो स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है, फ्री फ्लोट पॉलिसी, जिसमें उन्होंने मार्केट के हिसाब से डॉलर को छोड़ा हुआ है, आपको लगता है कि ये पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहले कि कुछ चीज़ों में हमारे पास ऑप्शन नहीं बचती, और मैं समझता हूं कि जहां पे इसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि पिछली गवर्नमेंट में एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली रोक लिया गया था, तो एक नेचुरल जब आपने जाके उसमें एडजस्टमेंट की तो इतनी देर उसको रोके रखा कि जो आपका रियर का इंडेक्स था और जो आप जहाँ पे PKR और डॉलर चल रहा था, उसके अंदर कोई मवाजना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। इतना ज़्यादा वो ऑफ हो गया था, आउट हो गया था अपने हिसाब में। तो एक नेचुरल वहाँ से पुश आई आपको कि रुपी स्लाइड कर गया। दूसरी बात देखें, IMF में आप जब भी जाते हैं तो ये जो पॉलिसी है वो फिर आपको कुछ जगह पे एक्सेप्ट करना पड़ता है, गिव एंड टेक होती है। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त उस दौर से गुजर रही है कि जहां हमें इस वक्त स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत है। इस्तेहकाम अगर आएगा तो उसके बाद वहां से आगे आप उसमें बेहतरी देखेंगे। हमें ना चाहते हुए भी इसके ऊपर इत्तफाक करना पड़ता है, लेकिन
जिस तरीके से डॉलर इनफ्लो हुआ, ये जो सऊदी अरब वाला आपका एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद आपको IMF के पैसे मिलेंगे, मल्टीलैटरल एजेंसी से मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि रुपये और डॉलर अब एक ज़रा सेंसिबल रेंज में रहेगा। और जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तो मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट शायद इस साइड के ऊपर आए। ठीक, अच्छा एक बार IMF की तरफ वापस चलते हैं। हमारे मुज़ाकरात तो इनसे हो जाएंगे, लेकिन जो इस वक्त शराइत IMF की रिपोर्ट्स हो रही हैं वो बड़ी सख्त हैं। इंटरेस्ट रेट में इजाफे की एक शर्त है, इसके अलावा टैक्स रेवेन्यू में इजाफे की शर्त है, एनर्जी के जो मसाइल हैं उस पर IMF खुश नहीं है, फिर खसारे में चलने वाली जो कौमी इदारे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से उनकी कुछ शराइत हैं। तो ये सब कुछ जब अगर पाकिस्तान करता है, ये गवर्नमेंट करती है, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं और क्या ये आसान होगा? देखिए, आसान यकीनन नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ों पे तो उनकी जो डिमांड्स हैं बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ की प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो देखें, आपके नेशनल एक्सचेकर पे पहली टैक्स कलेक्शन कम है और वहाँ पे हम ब्लीड करते हैं जब हम पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ जो लॉस मेकिंग है उनको $500 मिलियन बिलियन डॉलर की आप सपोर्ट कर रहे होते हैं टैक्स पेयर्स मनी से। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ हर दौर में प्राइवेट सेक्टर में क्रिमिनल समझी जाती थी, क्योंकि आपको पहले ही प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद आप जाके ऐसी एंटिटीज़ को कि जिनको मर्ज़ ऐसा लाहक है कि वो अपने जैसे कहते हैं कि ICU से बाहर ही नहीं आ सकती और हम उनको सपोर्ट करें, तो यहाँ पे उनकी बात बिल्कुल बजाय। दूसरी बात देखें, तवज्जो मैं दिलाऊंगा आपकी इस बात पे कि पॉलिटिकल साइड पे यकीनन आपकी कुछ मजबूरी होती है। ये जो आपके सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हल करने में जो आपकी एक साइड है वहाँ पे एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स आपने पूरे सेक्टर में जब करनी है तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन से लेके आपकी जो डिस्कोज हैं उनको प्राइवेटाइज करने तक, ये सब बड़े ज़रा मुश्किल इक़दाम है और ये आप समझें कि पॉपुलर डिसीजन नहीं होते, अनपॉपुलर डिसीजन होते हैं। और किसी से भी आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएंगे या कहीं बाहर देखेंगे तो ऐसी गवर्नमेंट्स आपको नज़र आएंगी या उनको ये फैसले करने पड़े। हम इसको ड्रैग करते आ रहे हैं एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट से तीसरी गवर्नमेंट में। बहरहाल हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, एनर्जी के बैलेंस को, उसके मिक्स को करेक्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में गैस की भी जो सिचुएशन है उसकी प्राइस इतनी महंगी हो जाएगी कि आपको वापस फर्नेस के ऊपर जाके दोबारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। सो प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन कतई किसी भी लिहाज से आसान नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो हमने देखी वो कि IMF का आना, सऊदी अरब का आना, और ये जब तमाम मुआहदे हो जाएंगे तो ये आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देगा कि आप सिचुएशन को रेक्टिफाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान नासिर साहब, CEO JS ग्लोबल कैपिटल्स। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। PTI हुकूमत का 74 साल है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दुगना इजाफा हो चुका है। वज़ीर आज़म आवाम को घबराना नहीं है कि दिलासे देते रहे हैं। विफाकी इदारा शुमारियात ने होशरुबा आदाद शुमार जारी किए हैं। शेयर करेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 बरसों में महंगाई के कई रिकॉर्ड टूट गए। अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 के दौरान खाने पीने की अशिया की कीमतों में 133% तक इजाफा हो गया। PTI हुकूमत के 74 साल में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में दुगना तक इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ अखबारी शह सुर्खियों में मुल्क की 70 साला तारीख के रिकॉर्ड साज महंगाई की खबरों की वजारत ख़जाना ने तरदीद की है। मुमकिन है कि मुल्क में महंगाई का 70 साला रिकॉर्ड ना टूटा हो, लेकिन यह हकीकत है कि इस वक्त पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, घी, तेल, चीनी, आटा, बीफ, मटन, चिकन, अंडों की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। और इस हवाले से होशरुबा आदाद शुमार सरकारी इदारा वफाकी इदारा शुमारियात ने जारी किए हैं। वफाकी इदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कीमतों के हसास अशारिये SPI के मुताबिक अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक घी तेल के नर्ख में सबसे ज्यादा 133% इजाफा हुआ, जबकि चीनी 84%, आटा 52%, गाय, बकरे और मुर्गी का गोश्त 60% महंगा हुआ है। दालें 76%, LPG 51%, खुले दूध की कीमतों में 32% तक इजाफा हुआ। घी की फी किलो कीमत 356 रुपए तक पहुंच गई है। पकाने के तेल का 5 लीटर का कैन 87% इजाफे के बाद 1783 रुपए का हो गया है। परचून में 54 रुपए किलो फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत 105 रुपए किलो से तजावुज कर गई है। 3 साल में खुला दूध 32% इजाफे के बाद 112 रुपए लीटर की सतह पर आ गया।
जबकि कराची में खुला दूध 130 रुपए फी लीटर तक फरोख्त हो रहा है। गाय के गोश्त की कीमत 48% इजाफे से 650 से 750 रुपए किलो हो गई है। बकरे का गोश्त 3 साल में 43% इजाफे से 1400 रुपए किलो तक में फरोख्त हो रहा है। पिछले 3 साल में बिजली के नरखों में 57% इजाफा हुआ है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 6 पैसे फी यूनिट इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में 3 साल के दौरान 49% तक इजाफा हुआ और फी लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 80 पैसे फी लीटर से बढ़कर 138 रुपए 73 पैसे हो गई है। पिछले 3 साल में हर साल पेट्रोल और डीजल की औसतन कीमतों में बिलतरतीब 14 और 8% इजाफा हुआ है और फी यूनिट बिजली की कीमत भी औसतन 16% सालाना के हिसाब से बढ़ी है। LPG के 11.5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 51% इजाफे के बाद 1536 रुपए से बढ़कर 2322 रुपए की सतह पर पहुंच गई है। ये अदारा शुमारियात की जारी करदा अदाद शुमार हैं। हकीकी मानों में जब आप मार्केट में जाएं तो हो सकता है कि आपको चीज़ें इससे भी ज़्यादा महंगी मिलें। एक अंदाजे के मुताबिक हर पाकिस्तानी ख़ानदान के किचन का माहाना खर्चा औसतन 45% बढ़ जाने से 3 साल पहले जिस घर में 20,000 रुपये का राशन आता था अब वो 30 से 35,000 रुपये में आ रहा है। वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ किचन का खर्चा है। बिजली, गैस, ट्रांसपोर्ट, इलाज, मुआवजा और बच्चों की तालीम का खर्चा अलहदा है। ये भी ख्याल रहे कि PTI हुकूमत के 3 बरसों में महंगाई में इजाफे और फीकस आमदनी महंगाई के तनासुब से ना बढ़ने की वजह से एक मजदूर या निचले ग्रेड के सरकारी मुलाजिम की हकीकी आमदनी में इजाफे के बजाय 8% तक कमी हुई है। बिलाशुबा पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल में अफरात ज़र यानी महंगाई की शरह 9% तक पहुँच गई है। मुल्क में पिछले 3 साल में औसतन 7.6% महंगाई रिकॉर्ड की गई, जबकि इसी दौरानिए में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका में महंगाई की शरह औसतन 4.6% से 5.6% तक रही। हैरान कुन बात यह है कि 2018 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते के इन ममालिक में सबसे कम थी, जो अब खित्ते के इन ममालिक से 3% ज़्यादा है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2018 से 21 के दौरान मुसलसल महंगाई के जिनको काबू करने के दावे भी करते रहे हैं और आवाम को दिलासे देते रहे हैं कि उन्हें घबराना नहीं है। एक मुश्किल वक्त से पाकिस्तान गुजरेगा। मुल्क में ये जो महंगाई आने वाली है, क्योंकि कर्जे वापस करने हैं, स्वाय लोगों के ऊपर चीजें महंगी करके और कर्जे कैसे वापस करेंगे। लोगों के लिए जो इस वक्त मसला है महंगाई, जब अब 35% रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी हो जाती है। एक मुश्किल वक्त मुझे पता है कि मेरी कौम गुजरी है। इंशाल्लाह जो अब आप देखेंगे कि ये मुश्किल वक्त निकल गया है, आगे आपको इंशाल्लाह अच्छा वक्त नजर आएगा। सबसे बड़ा आजकल जो हमें एहसास है वो महंगाई पाकिस्तान में। अभी हम मीटिंग करके हैं 3 घंटे की, सिर्फ और सिर्फ हम हर हफ्ते अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से हमने अब कंट्रोल करनी है महंगाई। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आज हमने ख़ास तौर पे कदम उठाए हैं, आप देखेंगे कि अब महंगाई नीचे आएगी। अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ। ये आप यकीन कर लें, सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम ये कंट्रोल करें। इसके ऊपर पूरा काम हो रहा है और इंशाल्लाह आपको हम इसके ऊपर काबू पा के दिखाएंगे। पिछले हफ्ते प्लस कंसल्टेंट के सर्वे में आवाम से पूछा गया कि क्या मौजूदा आमदनी में उनके घरेलू अखराजात पूरे हो जाते हैं। 68% अफराद ने ज़रूरी अखराजात में बेकाबू होने की शिकायत की है और घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए सर्वे में 30% पाकिस्तानियों ने उधार लेने, 30% ने पार्ट टाइम जॉब करने और 37% ने लाजमी खर्चों में मजबूरन कमी का बताया। तशवीश की बात है कि IMF ने पाकिस्तान से 525 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने या टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा कर रखा है। अगर टैक्स में रद्दोबदल होती है या डॉलर महंगा होता है तो महंगाई में भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा, इसका खदशा मौजूद है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अकील करीम डेढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन AKD ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डेढ़ी साहब। सर, ये हुकूमत बताती है कि जो महंगाई इस वक्त है इसकी बुनियादी वजह यह है कि पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ गई हैं और उसका असर है जो पाकिस्तान पे पड़ रहा है। तो इस बात को मानने, कहाँ तक आप मानने के लिए तैयार हैं? देखें, ये बात हुकूमत जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान का इशू नहीं है, महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया का इशू है। और इस महंगाई से जो इफ़ेक्ट हुए हैं वो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं जिनकी करेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके मुल्क में इंटरेस्ट रेट ना होने के बराबर है, वो भी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। उनके मुल्क के अंदर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इस वक्त 2, 2.5, 3% पे चला गया है।
पाकिस्तान तो शायद अभी इतना नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में आप जैसे पाम ऑयल है, पाम ऑयल $500 से $1350 हो गया है। तो $1350 में गवर्नमेंट हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि जो टैक्सेस भी ले रही है उसको भी वो कम कर दे। तो मैं ये समझता हूँ कि उस महंगाई से अभी तक गवर्नमेंट कोशिश ज़रूर कर रही है कि निकल जाए, लेकिन क्योंकि ये फिनोमा पूरी दुनिया का है तो आप आसानी से बाहर नहीं आ सकते। इसके लिए आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से आपको दुनिया के साथ चलना भी पड़ेगा। और पाकिस्तान ने तो मैं समझता हूँ ये हम नसीबदार हैं, लकी हैं कि हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप बहुत बड़ी हो गई। ऑल टाइम हाई आपकी वीट हुई है, राइस हुई है, शुगर केन हुआ है आपका। इसके अलावा भी कॉटन इस साल की बहुत अच्छी क्रॉप हुई है आपकी। तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशरी भी है, क्योंकि रूरल एरिया पाकिस्तान का 65% है। और ये जो 65% आबादी है, अगर इन क्रॉप की प्राइस उठाएं 2 से 2,500 अरब रुपए, उनकी साल की इनकम बढ़ी है। और इसी इनकम की बढ़ने की वजह से वहाँ से बाइंग पावर निकला है, और बाइंग पावर होने की वजह से आपका इंपोर्ट का बिल बढ़ा है। तो गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छी तरह मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन डेफिनेट मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये बात से मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि महंगाई है और जेन्युइन लोग हैं, और ये जो मिडिल क्लास है वो उसकी वजह से तकलीफ फेस कर रही है। लेकिन अगर ये पाकिस्तान का इशू होता तो ज़रूर हम इसके ऊपर गवर्नमेंट को ब्लेम देते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया का इशू है। और सबसे बड़ा इशू ये है कि फ्रेट के रेट 5-5 गुना बढ़ गए हैं अगर, और इसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे राइस वगैरह जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो पोर्ट पे पड़ा हुआ है, कंटेनर उनको मिल नहीं रहे, शिपमेंट उनको मिल नहीं रही। तो ये सारी प्रॉब्लम इस वक्त दुनिया में ये कोविड सिचुएशन के दौरान आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान सिर्फ इससे मुतासिर हुआ है, दुनिया मुतासिर भी है। पाकिस्तान हत्तल इम्कान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने एहसास प्रोग्राम किया है गुर्बत को दूर करने के लिए, हेल्थ कार्ड दिए, एजुकेशन पे काम हो रहा है। मैं यहाँ पर एक और आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आलमी महंगाई का असर है, ये तो अभी की बात है ना, चंद महीनों की बात है। लेकिन अभी हमने शुरू में इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी 2018, 19, 20, 21, वो हर दफ़ा यही कहते सुनाई दे रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा इशू है और इसको काबू करने के लिए हम कोशिश करें। तो महंगाई तो इस हुकूमत के दौर में अव्वल रोज से आज तक इशू है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ फिगर बताता हूँ। आप 2017 में चले जाएं। 2017 पाकिस्तान का पहला साल है जिसमें आपका करंट अकाउंट खसारा $13.5 बिलियन पे चला गया। 2018 हाईएस्ट करंट अकाउंट खसारा हुआ था 2018 में, जो $19 बिलियन पे पहुंचा। इसके बाद अगर आप पीछे फिर आगे जाते हैं तो आपके करंट अकाउंट खसारा 13-13.5 बिलियन पे आता है। लेकिन इसके बाद आप देखें कि 20 और 21 में गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया और गवर्नमेंट ने उसको मैनेज किया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मैनेज कैसे हुआ, उसकी वजह है गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और गवर्नमेंट ने रुपी को वीक किया। जाहिर बात है कि जब आप रुपी वीक करते हैं तो महंगाई तो डबल आपके सर पे पड़ती है। तो आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आपका रुपी खरा नहीं रहता। अभी हम ये देख रहे थे कि इतनी अच्छी सिचुएशन में भी हमने ये देखा कि महंगाई एक तरफ हमें मार रही है, दूसरी तरफ हमारे रुपी की वीकनेस आई, उसने हमें डबल मारा। मैं रुपी पर आपसे अलहदा सवाल करना चाहता हूँ, मैं अलहदा इस पर सवाल करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल जो इक़दाम बता रहे हैं हुकूमत ने ये लिए, लेकिन तनकीद ये होती है कि इक़दाम वो लेने चाहिए जो आवाम के लिए भी बेरेबल हों। अगर हम महंगाई की बात करें और इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन हमारे रीजन के ही ममालिक में, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, 3 साल पहले उधर इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, हमारे पास कम थी। आज हमारी इन्फ्लेशन उनसे ज़्यादा है और इन तमाम मुल्कों में इन्फ्लेशन हमसे कम है। मैं आपको वही सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि बांग्लादेश ने अपनी करेंसी को बचाया हुआ है, उस वजह से वो इन्फ्लेशन को रोक पाए हैं। इंडिया ने भी अपनी करेंसी को बचाया हुआ है, पाकिस्तान अपनी करेंसी को बचा नहीं पा रहा। हम जारी बात है कि बहुत सारे बयानात हम खुददारी में दे देते हैं, वो बयानात हमारे पीछे पड़ जाते हैं, उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमें
इस तरह की प्रॉब्लम्स है। आईएमएफ जब नेगोशिएशन में हम जाते हैं तो हमें टफ टाइम देता है, जो कि पाकिस्तान की आज सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना टफ टाइम हमें मिला है। अगर आप ये देखें कि आपने अपना रिमिटेंस अच्छा खासा बढ़ा लिया है, आपने अपने सारे नंबर बेहतर किए हैं, आपके रिमिटेंस के फिगर बढ़े हैं, तो मैं आपको जो बात कर रहा हूँ इसका ताल्लुक डायरेक्ट महंगाई से है ये और अगर ये डिवैल्यूएशन ना होता तो शायद वो जो महंगाई के फिगर आप दे रहे हैं ये कभी भी ना होते। हमें प्रॉब्लम डबल है, एक तो महंगाई इंटरनेशनली हो रही है, दूसरा हमारा रुपी वीक हो रहा है, और वो दोनों मिलके हमें ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। तो अगर आज हमारी स्टेट बैंक रुपी को कंट्रोल कर लेती तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम शायद ना होती। मुझे लग रहा है आप स्टेट बैंक की पॉलिसी से मुतमईन नजर नहीं आ रहे, जो स्टेट बैंक की पॉलिसी है। मैं स्टेट बैंक की पॉलिसी से मुतमईन था। पिछले 2 साल उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया, लेकिन ये साल था ये अच्छी तरह हैंडल नहीं हुआ। मई के बाद हमने देखा कि रुपये में जो वीकनेस आई है वो अच्छी खासी वीकनेस आई है, और फिर आप ये देखें कि आपके रिजर्व $7.5 बिलियन से बढ़े हुए पिछली गवर्नमेंट के दौरान, और इसमें अगर आपका रुपये अगर 15% या 16% वीक हुआ है तो ये नाअहली हम कह सकते हैं, और हमें ये सारी बातें करनी चाहिए। हम गवर्नमेंट को डेफिनेट ब्लेम दे सकते हैं, लेकिन जितना ब्लेम गवर्नमेंट पे जाता है उतना दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। इस गवर्नमेंट ने अपने आप को काफ़ी हद तक कोशिश की है कि चीज़ों को मैनेज किए, और 20 और 21 साल हमारे सामने प्रूफ है, और ये 22 के साल में शायद हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जो हमें इस वक्त प्रॉब्लम आ क्यों रही है उसकी वजह मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपने वैक्सीन इंपोर्ट की, आपने वैक्सीन का फिगर भी आपके ट्रेड डेफिसिट में आ गया। ये वैक्सीन के पैसे तो आपको लोन की सूरत में दुनिया से मिले थे, उसको आपको ऑफसेट कर देना चाहिए। आपने जाके ट्रेड डेफिसिट में जो क्वार्टर का दिखाया है, अगर ये ना दिखाते तो आपका रियल रेट इस वक्त 92.5 पे चला जाता, तो आप इसकी वजह से आपको रुपये वीक करने की ज़रूरत ज़्यादा ना पड़ती। मैं ये कहता हूँ कि हमें अपनी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अगर हम इसको हाईलाइट नहीं करेंगे तो दुनिया तो फिर हमारी किसी बात को नहीं मानेगी। मगर सर ये स्टेट बैंक करे तो क्या करे? इसकी जो पॉलिसी है फ्री फ्लोट कर दिया है, आईएमएफ का दबाव है, इंटरवेंशन आप नहीं कर सकते, तो अब क्या करे स्टेट बैंक? देखिए ये बातें होती हैं कि फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट पाकिस्तान जैसी कंट्री में हम नहीं कर सकते। हम जो अपना रिजर्व भी बढ़ाते हैं ना, तो ये लोकल मार्केट से हमें डॉलर मिलता है, अगर हम ना लें तो हमारे रिजर्व भी नहीं बढ़ेंगे। ये रिमिटेंस में ये फिगर्स आते हैं, लेकिन आपको इसको मैनेज करना पड़ता है। अगर मार्केट से आप $6 बिलियन साल का उठाते हैं तो आपको $2 बिलियन मार्केट में फेंकना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको रुपये को भी मैनेज करना है, और रुपये को खुला आप छोड़ नहीं सकते। आप ये देखें कि आप सारा पाम ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं, ये आपकी लोकल प्रोडक्ट नहीं है। और दूसरी जो महंगाई का मैंने अभी जिक्र किया, जैसे वीट अगर महंगा हुआ है तो उसका फार्मर आपका बेनिफिशियरी है, अगर राइस महंगा हुआ तो उसका बेनिफिशियरी फार्मर है, अगर कॉटन महंगी हुई है तो फार्मर उसका बेनिफिशियरी है, शुगर केन महंगा हुआ तो उसका फार्मर बेनिफिशियरी है। तो हमें दोनों तरफ देखना चाहिए कि पाकिस्तान शायद इस महंगाई का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है जितना दुनिया को है। तो मेरा कहने का मकसद है कि कुछ जगहों पे हमें बेनिफिट भी है और कुछ जगहों पे हमें डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है जितनी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट मैं समझता हूँ काफ़ी कीन है। आप देखें यूरिया दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गई प्राइस, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी 1700-1800 में यूरिया आपको मिल रही है। डेप की प्राइस अगर आप उठा के देखते हैं तो दुनिया में बहुत महंगी हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सस्ती मिले फार्मर्स को, ताकि आपकी क्रॉप की साइज़ बड़ी हो। और हम देख भी रहे हैं कि इस वक्त गन्ने की क्रॉप अब मार्केट में आने वाली है, और नवंबर के महीने में आपकी मिलें भी चल जाएंगी। उसी तरह आप कॉटन की भी आप देखें कि जो क्रॉप इस वक्त मार्केट में आ रही है वो अच्छी खासी साइज़ है उसकी, और वैसे भी आपकी टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, और आपके एक्सपोर्ट के नंबर भी अब अच्छे आने चाहिए, क्योंकि पिछली जो एक्सपोर्ट हो रही थी 6,000-8,000 रुपये की कॉटन से आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज आप कॉटन खरीद रहे 15-16,000 रुपये, तो ये नंबर भी आपके काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मेरे कहने का मकसद है कि हम लोग एक क्वार्टर के नंबर पे हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे नंबर्स अगर 19 और 20 और 21 के हम उठाते हैं ये इतने बुरे नहीं हैं, और ये 22 के नंबर भी मेरा नहीं ख्याल है कि करंट अकाउंट पे कोई बहुत बड़ा खसारा हम देखेंगे। हो सकता है करंट अकाउंट खसारा इस साल हम ना देखें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें हैंडल करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है, लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मार्केट में फ्रेट की प्राइस भी नीचे आना शुरू हो गई है, कमोडिटीज की भी ये प्राइस रहेगी नहीं, इसलिए भी नीचे आना है।
और मैं ये समझता हूँ कि टाइम के साथ साथ ये सारी चीज़ें हम समझते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी आने वाले दिनों में। बस सिर्फ लोअर गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बाकी छोटे मोटे जो इशू आ जाते हैं उसको ज़्यादा हैंडल करे। बहुत शुक्रिया आपका अकील करीम डेडी साहब, चेयरमैन AKD ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुनिया खबर की दुनिया।